के.पी. त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी का आकलन और आपकी अपनी सिक्स सेंस क्या कहती है? क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले ऊंट खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएगा, चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे? क्या कहते हैं? नहीं अमिताभ जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो अभी तक अनुभव है, ये सिर्फ जुमले और झूठ की पार्टी है, उसी तरह से ये काम करती है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। आज 9.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी भी आपको और समय चाहिए है। ये मुद्दा तो कोई आज नया नहीं आया है, लेकिन अभी मनोज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि नहीं हम बहुत सकारात्मक हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और अभी देखिए हमने महिला बिल आपने नहीं, पूरे विपक्ष ने आपसे पास करवाया और कहा कि इसे अभी लागू कर दो, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं हो ना, इसलिए उसे भी लटका के छोड़ दिया कि साहब अब सेंसेस और उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद रिजर्वेशन, अब सेंसेस ही तुम नहीं करा रहे। 2021 में जनगणना, अरे मनोज जी रहने दीजिए, आपकी ये जुमले कुछ तो सरकार के हिस्से में रहने दीजिए त्रिपाठी जी, और सब कुछ आप ही ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, अभी कपीस जी ने कहा था ना कि इस देश को इतने बड़े संस्थान दिए और तब भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा। लोक कल्याणकारी राज्य को कांग्रेस ने इतने सालों में देश में स्थापित किया। आपकी तो झूठ और जुमले की सरकार। नहीं त्रिपाठी जी, आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है मैं बता दूं आपको। कांग्रेस ये 130 साल पुरानी पार्टी आज 12 साल पुरानी पार्टी को हाथ पैर जोड़ के सीटें मांगते हैं। तरह से नहीं कह रहे हैं, त्रिपाठी जी मेरा मानना यह है कि रहे हैं और ओल्ड पेंशन करना चाहिए कि आज आप इस कगार पे कैसे आ गए, आपने क्या अच्छा रहेगा जिस मुद्दे पे उसमें बात हो तो अच्छा रहेगा। इस परिस्थिति में है आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सोचना चाहिए कि हम हमारी परिस्थिति। ठीक भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है आज जो विषय है उसी पर रहना चाहिए। ये फिर कांग्रेस भाजपा के एक अपनी अंताक्षरी अलग से रखेंगे। कपीश बाबू, आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अनुभव ये कहता है किसी का स्टैंड कोई रहा हो, क्या जनता के मिजाज का रुख सारे स्टैंड वो हो जाते हैं, क्या हैंगर पर टंग जाते हैं। कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक मंच पर बैठ चुके इस देश में, क्या भाजपा और मुफ्ती का अलायंस हो चुका, क्या किसान बिल वापस हो चुके, महिला आरक्षण पास हो गया, जो कहते थे कि सीटी बजेगी, कोई कहता था परकटी आ जाएंगी, सब शांति में बैठ गए बिल्कुल ठंडे में, दोनों हाथ उठा दिए आरक्षण के पक्ष में। तो हो तो सब सकता है, इसलिए मैं आशावादी व्यक्ति हूं। आपकी समझ क्या कहती है, क्या 24 से पहले यह मुद्दा समाधान पा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस देश की समस्याओं से उतरना चाहती है, ऊपर लाना चाहती है इस देश को, तो जब तक कर्मचारी नहीं खुश होगा, जब तक अधिकारी नहीं खुश होगा, अपने घर को कायदे से नहीं चला पाएगा, अपनी बढ़ोतरी के प्रति सोचता रहेगा, तो जनता के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप तो उन्हीं के माध्यम से कैसे कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि जो एनपीएस पे आपने कमेटी गठित कर दी कि भाई उन पर बात होगी, कुछ उस पर सुधार होगा, उसकी तो बात ही नहीं है। भाई नई पेंशन स्कीम में देखिए, हमें तो समझ में नहीं आता है सरकार का कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार अपने पास से कोई पैसे भी नहीं लगाती थी। जो जीपीएफ का कटता था, जो उसका ब्याज आता था, उसको अपने पब्लिक सेक्टर में लगा करके उसको दुगना तिगुना चौगुना करके और आपको पेंशन दे रही। लेकिन यहाँ एनपीएस के अंदर यह है कि 10% इनके वेतन का और 14% सरकार अपना कंट्रीब्यूट करती है, उसको मार्केट में लगा देती है, चंद पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। और आप खुद देख रहे हैं कि जिनको एनपीएस में पेंशन मिल रही है वो महज 250, 300, 500, 800, 1800, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात कहना था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय के अंदर यह कहा गया कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है ओल्ड पेंशन, वो आप पैरामिलिट्रीज को भी दें, क्योंकि पैरामिलिट्रीज भी सेम काम करती हैं, आर्टिकल 14 का आप उल्लंघन करती हैं। और दूसरा ये वो कहती हैं कि देखिए, चूंकि इंटरनेशनल लॉ से हम बंधे हुए हैं, तो हमारी सेना एक मानक नहीं रख सकते, हम बहुत ज्यादा सेना नहीं, क्या पूरा देश सेना नहीं रख सकते, वो तो इंटरनेशनल ट्रीटी है हमारी। तो आपको इसी वजह से पैरामिलिट्रीज रखनी पड़ती हैं और वो काम वही करते हैं, शहादत उसी तरीके से देते हैं, लेकिन आप उनके
पेंशन को हटा लेते हैं, उनके भत्तों को हटा देते हैं, तमाम अन्य सुविधाओं को हटा देते हैं, बराबर की शहादत देते हैं। ये बड़ी बात है। जी, ठीक और बात। तीसरी बात आपको जी, कह दूं जी। कि जो इन्होंने जजेस को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आदेश, अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उसको लागू किया गया। हमारे यहाँ मुंसब मजिस्ट्रेट या जो कोई भी है, वो सब न्यायिक अधिकारी अब पाएंगे। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, योगी जी ने अपने मन से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल फ्रेम रहा है, कबीर जी, वो जी, पब्लिक सेक्टर ठीक, कंपनियों को बेचने का जी, रहा है, ठीक, आरक्षण को ठीक, समाप्त करने ठीक का कबीर जी, रहा अभी है। रुकना होगा। मैं वही बात बहुत विनम्रता से कहूं, जो बात कपिल जी कह रहे थे, विजय बंधु आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बात वो बहुत विनम्रता से लेकिन थोड़ी खिन्नता के साथ कहूंगा। जिधर लोग सिरहाना रखते, मेरा उधर पैताना हो जाता है। मुंसिफ को पुरानी पेंशन मिले, यह तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सरकारी स्कूल के मास्टर को पेंशन पुरानी नहीं मिले? क्यों? उसके भाग्य का फैसला क्यों नहीं हो रहा? सीआईएसएफ के जवान को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, बोले क्यों? बोले तुम मुंसिफ हो गया। ये भेदभाव नहीं चलना चाहिए, नहीं, ये भेदभाव ठीक नहीं। मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का, लेकिन मैं भेदभाव के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं दो तरह के नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता भारत में, वो किसी पद पर बैठे हो। ननकू, रज्जाक और भारत के मुख्य न्यायाधीश सब भारत के नागरिक हैं, एक ही दर्जा है। न अपना एक रखेंगे ना कि दो रखेंगे। वहां देश खतरे में नहीं है। अभी मनीष बाबू कह रहे थे कि विधायक सांसद कम है, कम नहीं है। अब वो बात कहना नहीं चाहिए कि विधायक सांसद भी हमारे अपने ही हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, स्वास्थ्य अच्छा है और गोलियां वगैरह विटामिन इतना आ रहा है कि लॉन्जिविटी बहुत है ईश्वर की कृपा से। 90-90, 100-100 साल। शफीकुर रहमान वर्क कपीश जी की पार्टी के हैं, अल्लाह उनको 200 साल उम्र दे। है 93 साल के हैं अभी, आवाज ऐसी बुलंद है जिस क्या इसलिए ऐसी गोल गोल बातें नहीं करो। अच्छा है, लेकिन मुंसिफ को मिलेगा, और जो अदालत में मुंसिफ की सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़ा है, क्या उसको नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन? बोले क्यों? बोले वो जज हैं, तुम जज हो, सिपाही होके पुरानी पेंशन मांगोगे? ये नहीं चलेगा भाई साहब, ना। न्यायपालिका के हाथ में ताकत है तो उन्होंने अपना पहले कर लिया। बोले भाई हमारा कर दो, बाद में देखेंगे। क्या बोला? खाना बन गया, बोले पहले हमें खिला दो, बच्चे तुम लोग खा लेना, नहीं भूखे रहना, पहले हमें दो। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी समर्थन नहीं कर सकता। विजय बंधु जी, एनपीएस में कुछ बड़े मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप ही लोगों ने मुझे बताए कि किसी को 600 रुपए का पेंशन बनी, किसी की 500 रुपए की पेंशन बनी। जी सर, अभी क्या गणित क्या है, क्या फंडा है? बड़े विद्वान लोग थे एनपीएस में, तो ये क्या, कौन सा अर्थशास्त्र ले आए? देखिए सर, जो एनपीएस बनाई गई व्यवस्था वो टोटली पूंजीपतियों के हाथ में दी गई है। हमारा पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा और सरकार का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा, शेयर मार्केट में जा रहा। अब शेयर मार्केट में सर आप जानते हैं 2% 3% हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 98% लोग बाहर होते हैं। अब उसमें व्यवस्था किया कि 60% हम आपको हार्ड कैश वापस कर देंगे, फिर 40% का आप, मजे की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40% जो पैसा हमारा होगा वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो पीएफआरडीए बिल में ट्रस्ट कर रखा गया। हम जाकर के 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को देंगे, वो बीमा कंपनी हमारी पेंशन तय करेगी। वहाँ ट्रस्ट शब्द है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है एनपीएस में। और जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, वो पेंशन नहीं सर, जो 40% पैसा हमारा रखा उसका ब्याज है। अब ब्याज 800 हो सकता है, अब ब्याज 1200 रुपए सकता है। अभी परसों नर्सों का मीडिया की खबर है, बरेली का उदाहरण आया है, 2400 कुछ रुपए एक व्यक्ति को रिटायर होने के बाद मिला, और उनका लगभग 54,000 लास्ट में वेतन था, और 2400 रुपए मिला। अब उन्होंने बयान दिया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई 24 रुपए, उन्होंने कहा कि सब्जी तो हो सकता है महीने भर की हो जाए, लेकिन राशन घर का नहीं आ पाएगा। ये दर्द है। 1662 रुपए उसी दूसरे उदाहरण में आया, बरेली का ही था, 1662 रुपए का। अब 1662 रुपए में सिलेंडर लाएगा कि बिजली का बिल देगा कि अपने घर के लिए राशन लाएगा? 1662 रुपए सामाजिक सुरक्षा तो नहीं हो सकती फिलहाल। ये बात मतलब बहुत क्लियर है। और इसीलिए सर मैं आपसे बता रहा हूं कि एनपीएस के प्रति पूरे देश में गुस्सा है,
और वो हकीकत पहले बताई जाती थी करोड़ों मिलेगा, आज सामने उदाहरण आ रहा है। और इसी वजह से अभी मैं सिक्किम की बात करूं सर, जहां आपने चर्चा किया, सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। आज 1 अक्टूबर की रैली में वहां जो प्रेमा भूटिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आज वो अपनी टीम के साथ महिलाओं के साथ दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि अगर हम एनपीएस में रह गए तो हमारा जो बुढ़ापा होगा वो असुरक्षित होगा। एक लास्ट बात जरूर मैं कहूंगा सर, जैसे अर्धसैनिक बलों की आप बात की सर, कई लोगों हमसे पास फोन करते रहते कि सर एनपीएस में है, मुझे रात में सोच सोच के तकलीफ होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं फीस भरना होगा और 1800 रुपये मुझे मिलेगा, मैं किस घमंड से कहूंगा कि मैंने देश की सेवा की, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं, किस घमंड से मैं अपने माँ बाप से कहूंगा कि आपके चश्मे का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं और हम देश के सैनिक रहें। ये बहुत पीड़ा है और हम समझते हैं कि सभी से, इस पार्टी का कोई सवाल नहीं कि इस पार्टी उस पार्टी सर, इस पर मिलकर के एक बड़ा फैसला सामाजिक हित में करें और ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है विजय बंधु। मनीष कुमार गुप्ता जी, आप किस संज्ञान के लिए कुछ बातें मैं सामने रखना जरूर चाहता हूं आपसे, मतलब आप जैसी विचारधारा के जो लोग हैं देश में, उनके सामने चीजें आनी चाहिए, है ना, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। पीछे नहीं जाऊंगा, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, उधर नहीं जाऊंगा, क्या नई बात सुनो जो भूले नहीं होंगे कोई। 19, 20, 21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20, 21, 22 जो भी थे, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए। क्या बोले, खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना, क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था, क्या मैं नौकरी पर था दोनों लहर में, क्या, और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस की पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था, क्या, लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले थोड़ा सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति हो, और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। को तुल्ला कर देंगे आप, बोले जी हमको जलेबी दो पहले, क्या तर्क है, कहां थे बाकी लोग? हम भी जिसको रेफर कर रहे थे, कलेक्टर को ही बोल रहे थे कि भाई इनको भर्ती करा दो, सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, प्राइवेट तो बंद था सब, उनकी जान नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर कुर्बान हो गए, हजारों सफाई कर्मी कुर्बान हो गए, हजारों ये हेल्थ वर्कर बलिदान हो गए देश के बलिवेदी पर। उनका बलिदान मेरे लिए युद्ध क्षेत्र में सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अपने दिल पे यहां पे हाथ रख के देखो, रूह कांप रही थी बड़े बड़े नेता की, अभिनेता की, बाहुबलियों की, क्या जो 10-10, 20-20 मर्डर किए, मूंछ पे हाथ रख के घूमते थे, गाड़ी लिए, वो कबूतर बने घर में छुपे बैठे थे, क्या मारे डर के, पता है ना। मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद थे, स्वर्ण मंदिर का कपाट बंद था, कहीं कुछ नहीं था, सड़क पर कुत्ता तक जिंदा नहीं था। पता है मित्र कौन था जो देश चला रहा था? मेरे घर में एक सरकारी कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी दिल्ली में राशन बांटने की, स्कूल में, क्या
हर दिन गए हैं लहर में राशन बांटने, और जो राशन लेने आ रहा था उसका कोई टेस्ट की रिपोर्ट लेके तो आ नहीं रहा था क्या? मृत्यु से सीधा साक्षात्कार किसने किया? मनीष बाबू, किसने किया? जब जलेबी बटी तो आपने हाथ सबसे पहले कर दिया, बोले हमको लाओ पहले। है, आप गए थे बांटने? बजाज कैपिटल वाले गए थे, प्राइवेट और जो भी चाहे जितने नाम जोड़ लो। भाई साहब, जिन्होंने इस देश से करोड़ों अरबों कमाए, वो दुकान बंद करके चले गए क्या? हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दूर से ही देख लो, शीशा के पीछे बैठ के, बोले ना भाई साहब ना,